आज हम सीखने वाले हैं कि स्टेज के ऊपर कैसे बोलते हैं। मैंने इस स्किल के ऊपर कहते हैं कि इंसान को जो डर लगता है, एक तो मृत्यु का डर होता है, दूसरा उतना ही अगर कोई जबरदस्त डर होता है तो स्टेज पे बोलने का। अगर किसी व्यक्ति को स्टेज पे बोलने का बोला जाए तो उसको जो डर लगता है वो बोल बिल्कुल मृत्यु जैसा उसको अनुभव होता है। और बहुत सारे मैंने ऐसे पार्लर वाले लोग भी देखे हैं कि भाई इनको उनके मन में है कि मैं कल को आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ। या ये ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह आपको एक रिस्पेक्ट दिला सकती है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको 10 लोग या 20 लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है तो बहुत सारे लोग इस चीज को छोटा समझते हैं, लेकिन ये स्किल आपको जिंदगी में बहुत ही रिस्पेक्ट दिला सकती है। तो ये कैसे होगा हम इसके ऊपर ये तो एक्चुअली पब्लिक स्किल जो है, स्टेज स्किल्स ऐसी है कि ट्रेनिंग से तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल से ही आपको सीख सकते हैं। आप चाहे कितना भी क्लास कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही जैसे तैरने की ट्रेनिंग लेना। आप चाहे तैरना जितना भी सीखना चाहते हो सीख लीजिए, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरोगे, पानी आप नहीं पियोगे 8-10 बार, तब तक आप एक सही तरीके से नहीं सीख सकते। साइकिल भी ऐसा है, आप ट्रेनिंग ले लिया लेकिन आपने चलाया नहीं है तो वो आप उसमें मास्टरी लेके नहीं आ सकते। ठीक उसी तरीके से स्टेज पे अगर आपको बोलने की मन है तो आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातें सोच के बनाई है, लगभग 39 पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो हम लोग स्टेज पे इन बातों का अनुभव करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेज स्किल के ऊपर मैं बात करता हूं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। स्टेज का मतलब वो स्टेज कोई भी हो सकता है, 2 लोगों का हो सकता है, 5 लोगों का हो सकता है, 10 लोगों का हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन देना रहता है। कोई भी जगह पे अगर आप स्पीच शुरू कर रहे हो तो जनरली हम लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली इंट्रोडक्शन देना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप कौन हो, जैसे मैडम बोलते हैं मैं अमी व्यास, विजन टू फ्रीडम में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। ठीक उसी तरीके से आप स्टेज पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो याद रखो कि सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैं हूँ मितेश पटेल, बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है, ये भूलना नहीं है। कहीं भी, चाहे वो 2 लोगों की स्पीच हो या 5 लोगों की स्पीच हो या 50 लोगों की स्पीच हो या कोई बड़ा सेमिनार हो, जाके तुरंत धनाधन करना नहीं होता है। सबसे पहला होता है अपना अपने बारे में बताना। आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो सके तो एक लाइन ऐड करना होता आपकी इच्छा कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ इतने समय से काम कर रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ही जरूरी है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रेस कोड। जब भी आप सेमिनार में हो, मीटिंग्स में हो, तो आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। कुछ भी पहन के आप स्टेज पे नहीं जा सकते। तो जब भी आपकी स्पीच है तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि सुबह भी, मॉर्निंग में जब भी स्पीच होती है, जो भी स्पीकर होता है कुछ ना कुछ दूसरों से थोड़ा उसको वो अच्छा ही दिखता है वो, क्योंकि उसको बोलना होता है। तो जब भी आपका बारी आती है तो आपका ड्रेस कोड एक सही ढंग का, एक प्रोफेशनलिज्म उसमें झलकना चाहिए। अगर आप 50 लोगों के बीच में बोलने वाले हो, 100 लोगों के बीच में, तो आप ऐसे कपड़े पहन के स्टेज पे नहीं जाइए जिससे आप खुद को डिसकंफर्टेबल महसूस कर। एक प्रोफेशनल कपड़े, जो भी, अगर आप लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है, तो अगर आप स्टेज पे जा रहे हो तो थोड़ा यूनिक और प्रोफेशनल कपड़े आपको पहन के जाना है। आप कुछ भी टी शर्ट में नहीं जा सकते। आप टी शर्ट पहन के स्टेज पे चले गए तो वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकेगा। मीटिंग कौन सी है ये भी इम्पोर्टेंस है। हाँ, टी शर्ट के अंदर अगर कंपनी की टी शर्ट है तो थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा हट जाता है। फिर भी अगर लोग ज्यादा है तो आई ऑलवेज प्रिफर कि आप कोट पहन के जाइए। ठीक है, तो ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है अगर आप स्टेज पे हो तो। आगे बढ़ते हैं। स्पीक विद द कॉन्फिडेंस एंड स्माइलिंग। जब आप स्टेज पे बोलते हो
तो मुस्कुरा के कहते हैं कि उस व्यक्ति को तो बिजनेस ही शुरू नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता। अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप एक्टिंग कीजिए, लेकिन आपका कोशिश करें कि आपका चेहरा मुस्कुराए। विथ कॉन्फिडेंस आपको रहना है कि जब भी आप जो स्टेज से बोल रहे हो, तो कई बार हम मन में शंका लेके बोलने की कोशिश करते हैं, या हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो मुझसे ज्यादा होशियार है। ऐसे हजारों सवाल मन में आ जाते हैं, और उस चक्कर में वो कॉन्फिडेंस हम लूज कर जाते हैं। तो हमें कुछ भी करना, देखो आपके पास ज्ञान है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक बार शेयर करूंगा आपसे। तो जो भी बोले, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंदर से डरा होगा उसका डर बाहर दिखता है, हकलापन उसका दिखता है। ठीक है, तो डर को, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेज का जो बातचीत है वो ज्यादातर माइंड का गेम है। माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप, और इसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि पहले 1-to-1 मीटिंग किया, फिर आप लोगों की शक्ति देखो कि पांच पांच लोगों में आप बहुत बड़ी आसानी से कंफर्टेबल हो, फिर 20 लोगों में आप कंफर्टेबल हो, फिर 50 लोगों की आप मीटिंग बहुत आसानी से कर लेते हो, फिर 100 लोगों की मीटिंग आप आसानी से कर लेते हो, फिर 200 लोगों की मीटिंग कर लेते हो, फिर 500 लोगों की मीटिंग कर लेते हो, 1000 लोगों की कर लेते हो। फिर ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस हम बढ़ाते जा सकते हो, इसको 10,000 लोगों का बीच में बोलना एक अलग बातचीत हो जाती है। दूसरा, कि हमारे बिजनेस में जो व्यक्ति 1-to-1 बिजनेस करता है, 1-to-1, तो रिजल्ट भी 1-to-1 आता है। ठीक है, आप किस चीज में माहिर हो, 1-to-1 में माहिर हो, और बड़ी मीटिंग में माहिर हो, या सेमिनार में माहिर हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेमिनार में माहिर है, वो सेमिनार टू सेमिनार खेलते हैं, तो उनका रिजल्ट भी उस मोमेंटम में आता है। और हमारे बिजनेस के, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, वो सभी लोग ऐसे हैं कि वो लोगों में वो क्षमता है, क्वालिटी है, उन्होंने अपनी स्किल को उस कदर डेवलप कर दिया है कि वो सेमिनार, उनके महीने में 4 सेमिनार फिक्स होते हैं या 5 सेमिनार करते हैं। वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट काम करते हैं। वो 5 सेमिनार कर दिया, और उनका परिणाम देखिएगा तो लाखों में उनकी इनकम होती है। ठीक है, 5 आंकड़ों में उनकी इनकम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो कलाकार किस चीज के, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो स्पीक विद द कॉन्फिडेंस एंड द स्माइलिंग। तो जब भी आप बोले तो कॉन्फिडेंस आप में भर भर के होना चाहिए। ठीक है, चाहे अंदर से आप कितने भी डरे हुए हो, चाहे अंदर से आपके हजारों सवाल हो, शंकाएं हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है। ठीक है, तो जो भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ और स्माइलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ टू हैंडल वायर माइक। अगर आप स्टेज पे गए हो और कभी वायर माइक है, तो मैंने बहुत सारे नए लोगों को देखा है कि वायर के साथ वो खेलते रहते हैं, और वो वायर को खींचते रहते हैं। और कई बार तो वैसे तो अभी रेयर केस है, जनरली अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसा वायर जो वाला माइक मिलता है। आजकल कोडलेस माइक आ गया है कि वायर के बगैर ही चलता है। लेकिन अम, फिर भी कई बार ऐसा मौका आ जाता है, कई बार ऐसे हम फंस जाते हैं कि भाई वहां पे वायर वाला माइक है। तो उसको हैंडल करने का एक तरीका होता है कि जब आप स्टेज पे ऐसे बोलते हो, तो आपको इसी हाथ से वायर पकड़ के ऐसे साइड पे ले लेना है। तो ये बस, आप चाहे कहीं भी मूवमेंट करो, वो आपके पैरों में नहीं आएगा। तो आपको ये कला सीखनी होगी। ठीक है, कि किस तरीके से आप वायर को पकड़ोगे। फिर से बोलते हो, देखो ये सब माइक है, तो ये हाथ से आप पकड़ के ऐसे वायर को पकड़ा, और धीरे 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 साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे लेके गए। तो बस उस लेफ्ट वाले हाथ से आप वायर को पकड़ के रखे। इससे क्या होगा कि आप कोई भी जगह पे मूवमेंट कर रहे हो स्टेज के ऊपर, तो वो वायर आपके पैरों में नहीं आएगा। नहीं तो नया आदमी पहली बार जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि सांप और मदारी का खेल चल रहा है। वो वायर उसके, या तो वो पैरों में आ रहा है, या वो क्या कर रहा है पता है, वो वायर को खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है, और इतना बड़ा मोटा पिल्ला वो, मतलब कि उसके हाथों में खड़ा हो जाता है। मतलब पूरा बंडल ही उसके हाथों में आ जाता है, और वो अच्छा नहीं लगता। आपके हाथों में बहुत बड़ा बंडल होगा तो आपको वायरमैन जैसा दिखेगा। तो ऐसा कोशिश नहीं करना है स्टेज पे कभी भी जाते हो तो। ना तो वायर के साथ खेलना है, बड़ी शांति से अपने आप को रिलैक्स करके रखो। स्टेज के ऊपर जब भी जाते हो तो हैंडल कैसे करना है वायर को, ये आपको समझना है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, हाउ टू होल्ड द माइक। माइक को कैसे पकड़े। अलग अलग लोग माइक को अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं। ये पहले वाला पिक्चर देखिए, लेफ्ट साइड से पहले वाला, इसके अंदर ये लड़की ने माइक को करीब करीब पेट के पास रखा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका कारण है क्योंकि कोई भी माइक
सबसे पहले आपको माइक इस तरीके से, जो सेकंड नंबर का फोटो है उसको देखिए, उसको प्रॉपर ढंग से बिल्कुल पोजीशन पे पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो बगल वाले में देख लीजिए कि उसको बीच में से माइक को कहाँ से पकड़ना है। उसका जो फ्रंट है, टॉप है, वहां से नहीं, बीच में से पकड़ना होता है। दूसरा एक चीज का ध्यान रखो कि जब आप माइक को पकड़ते हो, दुनिया में हर माइक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। मुझे नहीं पता है कि अगर मैं कहीं स्पीच देने जा रहा हूँ तो वो माइक जो है कितने डिस्टेंस पे मेरी आवाज को क्लियर आवाज देता है। तो हमें ढूंढ लेना होता है, वो सेकंडों में काम करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसा जब हम बोलते हैं तो उसी से अंदाजा आ जाता है कि इसको इतना नजदीक रखने से ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ज्यादा नजदीक जाएगा तो आवाज एकदम मोटी हो जाती है, या दूर दूर करने से आवाज लोगों को सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तो ये सब होता है, तो हमें कुछ चंद सेकंड के अंदर ये पता कर लेना है कि ये वाला जो माइक है कितने डिस्टेंस पे लोगों को वॉल्यूम क्लियर एकदम अच्छा सुनाई देता है। तो ये हमें ढूंढना है। ये 5 नंबर के ऊपर बातचीत हुई। डोंट शो योर बैक साइड। हो सके तो स्टेज पे अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करें कि आप स्टेज के ऊपर अपना बैक साइड ज्यादा ना दिखाए। हो सके तो पूरा कोशिश करिएगा कि कुछ लोगों को, ऐसे नए नए लोग होते तो उनको आदत होती है कि वो पीछे मतलब वो कुछ ऐसा घूमते रहते हैं, तो वो पीछे बैक साइड हमारा हो सके उतना लोगों को नहीं दिखाना है। ये एक अच्छी इंप्रेशन नहीं है, ये दिमाग में याद रखना है। 7वां पॉइंट, आई कांटेक्ट विथ ऑल। जब आप स्टेज से बोलते हो तो हमें सबको अटेंड करना है। आप देखना किसी बाबा बाबा के पास या किसी गुरु के पास आप सभा में जाते हो तो उनमें ये उनकी मास्टरी होती है। अब ध्यान से उनको देखना, उनकी आंखें कैमरे की तरह घूमती है। हर व्यक्ति को लगता है बाबा जी ने मेरी तरफ देखा, बाबा जी ने मेरी तरफ देख लिया। बाबा जी सबको देख सकते हैं क्योंकि बाबा जी स्टेज के मास्टर हो चुके हैं। ठीक है। वो स्टेज से कौन से पहले थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में खड़े रहेंगे, और लेफ्ट का व्यू जितनी दूर तक वो कनेक्ट कर सकते करते हैं, फिर मिडिल में आते हैं, फिर राइट में आते हैं। कुछ लोग तो जरूरत पड़ने पे ऑडियंस में घुस जाते हैं, और ऑडियंस में घुस के एक एक व्यक्ति को यह एहसास कराते हैं कि बाबा मेरे हैं। समझ में आया? तो आई कांटेक्ट, कई लोग नए नए लोग गलती क्या करते हैं पता है? वो लोग गलती ये कर जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं, या कोई एक कॉर्नर में लोगों से ही वो उनकी तरफ देखते हैं। उनके अंदर वो जुर्रत नहीं होती कि उनको उनकी तरफ, अच्छा कई लोग नए होते हैं तो वो बस ऐसे नीचे देख के बोलते रहते हैं, वो पब्लिक की तरफ देख ही नहीं रहे। तो ये लूज कॉन्फिडेंस जो है, ये इसकी निशानी है। तो स्टेज से जब अगर आप जा रहे हो तो आपको सबको आंखों में आंखें डाल के बात करना है। आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको सबको अटेंड करना है। किसी एक व्यक्ति, कोई एक झुंड, या आगे वाली लाइन के लोग या सीनियर, उनसे सिर्फ बातें नहीं करनी है। या कई बार लगता है ये आदमी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सबको ऐसा माहौल नहीं बना देना है कि उसको लगे ये तो बस इसी से बातें कर रहा है, हमारी तरफ तो वो देख ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इक्वल सबके सबको अटेंड करना है, आगे वाले, पीछे वाले, मिडल वाले, सबको इक्वल ध्यान से अटेंड करना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डिस्टेंस ऑफ माइक, मेरा ऑलरेडी आपसे बात हो गया है कि जब भी हम माइक को होल्ड करते हैं तो कई बार जब जो पोजीशन पे होल्ड करते हैं उसमें से तरह तरह की आवाजें आती हैं। चिल्लाने लगता है माइक, दो माइक साथ में हो तो भी चिल्लाने लगते हैं। तो उसमें उन दोनों माइक के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। अगर स्टेज के ऊपर दो स्पीकर हैं तो दोनों के माइक थोड़े डिस्टेंस पे हो नहीं होंगे। देखना आप जैसे ही नजदीक आओगे माइक चिल्लाने लगता है। दूसरा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ माइक, ये हमें डिस्टेंस ढूंढ लेना है। जो मेरी बातचीत हुई आपके कि आपको कितने डिस्टेंस पे माइक रखने से आपकी आवाज लोगों को क्लियर आ रही है, वो ढूंढ लेना है। और उस पोजीशन को छोड़ना नहीं है, उस पोजीशन को छोड़ना नहीं है। कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता है कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं माइक पे हूँ, वो डर जाता है, उनके मन में उनका विचार कंट्रोल ले लेता है, उस चक्कर में उसकी आवाज पीछे तक जाती ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी, जैसे इस अब जैसे हर गाड़ी गाड़ी मुझे आती है, लेकिन कोई गाड़ी में मुझे पता लगता है कि भाई इसका क्लच जो है वो कैसा है, ब्रेक कैसी है, एक्सीलरेटर कैसा है, कितना दबाने पर ये कंट्रोल आ जाता है। तो ये चीजें हमें समझनी और सीखनी है कि जैसे माइक आपके हाथ में आता है तो आपको पता लग जाना चाहिए। वॉइस डिक्शन, ये क्या चीज है? तो ये स्पीच रेडियो की तरह नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, बस एक आदमी आया, दर 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 बोल के गया। टू वे कनेक्शन होना चाहिए, टू वे, वन वे नहीं। मैं सिर्फ बोल के चला गया तो वो एक अच्छा स्पीकर नहीं है। अच्छा स्पीकर वो है जो पब्लिक को अपने कंट्रोल में लेता है। दूसरा जो वो बोलता है, उसकी स्पीच में उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे स्टेज, अगर 1 घंटे का स्पीच है तो ध्यान से देखना कि उसका आखिरी 20 मिनट टेम्पो सबसे टॉप में होता है, एकदम हाई पीक पे टेम्पो होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आके धड़ाधड़ मीटिंग बातें करते हैं, फिर बीच में एकदम ठंडा कर दे, लास्ट में एकदम ठंडा कर दे। उल्टा करना है, शुरू में थोड़ा स्लो जाइए, धीरे धीरे कनेक्शन बिठाइए और माहौल को गर्म करते हुए लास्ट में, अगर आपके पास 1 घंटा है तो लास्ट की 20 मिनट एकदम धमाधम होना चाहिए। स्पीच भी उतार चढ़ाव चलती, जो स्पीच ऊपर नीचे जाती है। क्या आपको पता है ऐसा हुआ? तो इस स्पीच में कैसा है? अब वॉइस डिक्शन का मतलब है कि आवाज में उतार चढ़ाव, फ्लैट स्पीच नहीं होनी चाहिए, फ्लैट स्पीच नहीं। जैसे मैं, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे कि अगर मैंने ये बोला, एक ही सेंटेंस है, गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी रोको मत जाने दो, यही सेंटेंस दोबारा बोलता हूँ, गाड़ी रोको मत जाने दो, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। सेम लाइन है, गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी रोको मत जाने दो। मैं कहाँ रुकता हूँ, कहाँ पे पोज देना है और कहाँ पे उठाना है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये बहुत मायने रखता है। स्टेज के ऊपर ये चीज ही आपकी स्पीच को एक नंबर की स्पीच बनाते हैं। जनरली मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को देखा है कि वो काफी टाइम से स्टेज से बोलते हैं, लेकिन उनकी स्पीच एकदम बोरिंग सी होती है। थोड़ा तड़का डालना है उसके अंदर, मसालेदार होनी चाहिए स्पीच में, थोड़ा उतार चढ़ाव आना चाहिए। वॉइस डिक्शन होना चाहिए। फ्लैट स्पीच नहीं चलेगी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। Yes. इस चित्र को And ध्यान yes. से देखिए, So today we went to the thing and we did वो XYZ. कैसे खड़ा Today है। we went to the thing, we did XYZ. हम्म? So when you do this, hey, yeah, so we went to this motorcycle तो thing. अगर आप And ऐसे it's खड़े almost like रहोगे you're ashamed when you're talking, तो not you, आप but when you आपका do this. कॉन्फिडेंस So लूज if दिख you रहा है। just this to a, yeah, exactly what you're doing now, you can use your hands and you can come back. जब जब I जब feel like उतने you just didn't अपने know what to हाथ do. को पेट के पास लेके आया, This is a good stable place. Say something, come back here. Say something, come back here. देखो ये बॉडी लैंग्वेज देखो उसका, वो कैसे खड़ी है, तो इसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। Do this and no, come back right here. No, come back right here. Your hand wouldn't even. It's like there's some elastic here pulling you वो back in. दोनों हाथ So I को think in the बस future, this room will थोड़े just expand more एकदम because the more space you take, फ्री the more रखता है। comfortable. The small you are, like, oh, I don't want to put myself out there a little too. I want to stay here. The way you spoke right now, it was a lot more corporate, much better for settings like that. I just like you to implement more A, B, C, and slow yourself down. I think that's going to be the best. Well done. अब ध्यान से देखो कि आप स्टेज पे कैसे खड़े हो, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आप लूज बॉडी लैंग्वेज, ऐसे थके हारे या डरे हुए अगर स्टेज पे खड़े हैं तो वो चीज रिफ्लेक्शन बराबर नहीं। इसको इस वीडियो को आपने देखा होगा कि जब लड़की ने अपने हाथों को एकदम, फिर से देखो कि उसने अपने हाथों को पहले कहाँ रखा था, उससे उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम लूज नजर आता था। लेकिन जैसे वो अपने हाथों को लड़के ने पेट के पास लेके आया, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का दिखा। दूसरा, उसके हाथ एक ऐसे होते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे जैसे इसमें लोह चुंबक हो ऐसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब पकड़ना भी है तो ऐसे कि जैसे वो बॉडी लैंग्वेज पे बातचीत करता है इस तरीके से। तो एक अच्छा, उसकी उसकी जो वैल्यू क्रिएट होती है, उसका जो पावर एक अलग से महसूस होता है और लोगों को दिखता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से स्टेज पे खड़े हो, जैसे थके हुए हो, हारे हुए हो, या बहुत अंदर से डर रहे हो, वो आपका खड़े रहने का जो स्टाइल है वो भी बता देता है कि आप कितने अनुभवी हैं। आप इस चित्र को जरा दोबारा देखिए। This and this. So today we went to the thing and we did XYZ. Today we went to the thing, we did XYZ.
So when you do this, hey, yeah, so we went to this motorcycle thing, and it's almost like you're ashamed when you're talking, not you, but when you do this. So if you just move this to देखो exactly what you're doing now, you can use your hands and you can come back. I feel like you just didn't know what to do with your hands. What do I do? Yeah. Right? This is a good stable place. Say something, come back here, say something, come back. And I'm not able to speak and losing देखो इस पोजीशन में No, come back right here. एक हमें कॉन्फिडेंस नजर आता है. Your hand wouldn't even, it's like there's some elastic here pulling you back in. So I think in the future there's room to just expand more. तो हमें स्टेज के ऊपर क्या कैसे खड़े रहना है ये भी एक मतलब कि हमें ध्यान रखना है. दूसरा, नो डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअल. स्टेज के ऊपर से कभी भी ना इन सब्जेक्ट के ऊपर कभी बात नहीं करनी, कभी भी किसी की धार्मिकता ऊपर, ना भाजपा के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर, ना आम आदमी, ना कोई पार्टी. याद रखिए, जब स्टेज से अगर बातचीत निकल रहे हो तो स्टेज से दो दो मुद्दों पे हो सके तो कभी डिस्कस मत कीजिए. ठीक है, एक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि आप, मुझे भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को आप पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको अधिकार है कौन सी पार्टी के साथ उनको अच्छा लगता है, तो वो उनका अपना अपना कोई भगवान अलग, सभी लोग, कोई शंकर जी को पूछता है, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई माता जी को पूछता है. तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी गलत है, माता जी गलत है, उनका अपना अपना आस्था है. इसलिए दो टॉपिक को अब जिंदगी में एक गांठ बांध लीजिए कि स्टेज से कभी भी इन दो मुद्दों पे बातचीत नहीं करनी है, कभी नहीं करनी. ठीक है, ये याद रखना है. दूसरा, नो योर ऑडियंस. अपने ऑडियंस के बारे में जानो. जब मैं स्टेज पे जा रहा हूं तो जाने से पहले अगले दिन ये पता कर लो कि उस ऑडियंस में कौन आने वाला है, कि बुजुर्ग लोग हैं, यंग लोग हैं, या कौन आ रहा है, किस टाइप के लोग आ रहे हैं, कि 1 साल पुराने लोग हैं, 2 साल पुराने लोग हैं, या मिक्स लोग हैं जिसमें नए भी शामिल है जो हमारी दुनिया में पहली बार आ रहा है. तो इस तरीके से आपका सोचना बहुत जरूरी है. जरूर पड़े तो हो सके तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करके किस टाइप की ऑडियंस वहां पे आने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीच सोचनी है. यस, अपनी ऑडियंस को भी जानना पड़ेगा कि किस टाइप के लोग, स्टूडेंट लोग हैं, एक्साइटेड लोग हैं, या एकदम ठंडे ठंडे लोग हैं, बिल्कुल नए आदमी हैं तो हमें गर्मी डालनी पड़ेगी, पुराने हैं तो एक्साइटमेंट बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है. कई बार हम स्पीच देने जाते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं, होता क्या है, एकदम ठंडा ठंडा होता है कि मैं तो जब भी मेरी सेमिनार में जाता हूँ लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मालूम नहीं इन लोगों को क्या, इनको अक्ल ही नहीं है क्या. ऐसा नहीं सोचना है, वो लोगों को हमारी अभी आदत नहीं है, कल्चर का पता नहीं है. तो आपको, अब आपके में वो कला होनी चाहिए, ये 20 मिनट के अंदर स्टेज से माहौल को अपना बना ले और एक माहौल को गर्म कर दे एकदम. ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी. इसलिए अपनी ऑडियंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो स्टेज पे जाने से पहले उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे नया आदमी है तो हमें उसको, वो इनडायरेक्ट हमें कह रहा है कि सर मैं आपके साथ क्यों काम करूं, मेरा क्या बेनिफिट है ये समझाओ, वो ज्यादा डिटेल में ये जानने के लिए उत्सुक होता है. अब पुराने आदमी है जो 6 महीना हो गया है, अब उनको एक ही मन में होता है, यार काम तो चालू कर दिया लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में सर कुछ बताओ. तो हमें उनको, जो अभी मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का बेटा है और एक 5 साल का बेटा है. ठीक है, तो मैं 5 साल वाले को जब मिलूंगा तो मैं उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसको बात करूंगा, और 10 साल का बेटा होगा तो मैं उसके हिसाब से उससे बात करूंगा. मैं 10 साल वाले को भी अगर छोटे वाले का ट्रीटमेंट दूंगा तो वो भी बोर हो जाएगा, और 5 साल वाले को 10 साल से की तरह बात करूंगा तो वो भी बोर हो जाएगा, दोनों बोर हो जाएगा. तो कई बार कोई टीम मेरी ऐसी है जो सालों पुरानी है, अल्पेश से मेरी बात एक अलग लेवल पे होती है क्योंकि 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ जो कल ही शुरू किया है तो उसके साथ बात करने का तरीका अलग होता है. मैं उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता कि नहीं नहीं तुझे तो पता ही नहीं है कैसे बात करनी है. तो हमें ऑडियंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. जब आप स्टेज पे जाते हो तो किस टाइप की ऑडियंस है ये पहले थोड़ा सा विजुलाइज करना बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज देयर नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो लोग क्यों आए हैं वहां पे, क्या सीखने के लिए आए हैं वहां पे, उनको क्या सीखना है, तो हम उसी के ऊपर रहे.
अब उनको सीखना कुछ और है और आप सिखा कुछ और, तो कोई मतलब नहीं है ना, तालमेल नहीं बैठ रहा है, कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी नहीं। आप कितना बढ़िया स्पीकर हो, आप बहुत शानदार धुआंधार बैट्समैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर उनको समझ नहीं आया, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, उनका प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या वो समझा कि नहीं। मैं सारे माइक म्यूट करता हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ कहाँ की कू चल रहा है। तो माइक में भी ऐसा होता है, स्टेज में भी बहुत कई बार बोलते हैं तो माइक भी ऐसे रोने लगता है। तो व्हाट इज देयर नीड्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं मुझसे। अगर मैं सुबह आज स्पीच देने आ रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लोग मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, मैं ऐसा क्या बातचीत करूँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मुद्दा उनके लिए सही रहेगा। अभी अब मेरे पास, मैं 22 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी मैं 22 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं, हो सकता है कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी जो चीज में जिस विषय में मुझे रुचि है, उसमें आप लोगों को रुचि ना भी हो। मुझे आपके मेंटल लेवल के हिसाब से सोचना है कि ये लोग को मुझे कौन सा दवाई देना रहेगा, कि कौन सी चीज देने से उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा फिर भी अ, हम लोग ऐसे जैसे तवा गरम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चेक कैसे करते हैं, जैसे अगर हम डोसा बनाते हैं, तो पानी का एक कुछ लेके ऐसे डाल के देखते हैं, तो अगर आवाज कैसी है, चुर्र करके आवाज आई, तो मतलब लोहा गर्म हो चुका है, अब उसके ऊपर हम जो है डाल सकते हैं। तो हम कई बार ऐसे ऐसे टॉपिक डाल के देखते हैं आपके ऊपर, कि हम स्टेज के ऊपर सीखेंगे। जैसे ही मैंने बोला, आप लोगों ने सबने पकड़ लिया, आप लोगों के मन में खुशी दिख गई मुझे कि नहीं नहीं सर सही बात है, हमें ये सीखना है स्टेज के ऊपर कैसे बोलना है, ये टॉपिक। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ इनको इंटरेस्ट है इसके ऊपर। मैंने मैंने 3-4 बार चालू स्पीच में, बीच बीच में कई बार मैंने ध्यान से, आपने देखा नहीं होगा तो मैंने ऐसे करके डाल के चेक किया कि इनका विषय में रस कितना है, क्या ये लोग ये चीजें में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते। तो आप लोगों ने बहुत रस दिखाया था उस दिन, तो आज ये पूरा टॉपिक इसके ऊपर चल रहा है। तो नीड क्या है, हमारे ऑडियंस का नीड क्या है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर अभी कुछ दिन पहले धर्मेश सर ने बड़ौदा के अंदर एक गवर्नमेंट की स्कूल है, जो संस्था है जो ब्यूटी पार्लर के कोर्स चलाती है, तो सर ने बोला कि सर वहां पे उनका आखिरी दिन है, और उनके ऑर्गेनाइजर ने बोला कि हमें स्पीच देनी है कि बिजनेस ग्रोथ कैसे होता है। अब वहां पे दूसरी बातें नहीं होती है, तो उनको बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, तो मुझे इस तरीके से वहां पे बोलना है कि जो उनको काम में आए, उनको लगे ये हमारे काम का है। ऐसा नहीं कि मुझे जो आता है मैं वही बोलूंगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे आपको जो आता है आप वही बोलिए, लेकिन एहसास उनको वो होना चाहिए जो वो सोच रहे हैं। तो नीड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए। दूसरा, टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बार बार एक लाइन बोलते हैं, बस आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, और साला आखिरी चीज आ ही नहीं रहा है उसका, वो लगा पड़ा हुआ है। तो या तो आप बोलो मत, अगर आपने बोल दिया कि आखिर में आपसे बस यही बात करना, तो वो आखिरी ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो 2 बार बोल दिया, इट्स ओके, 3 बार तक फिर भी चलता है। फिर वो आखिरी आधे घंटे से लगा हुआ है, बस आखिरी बात आखिरी बात आखिरी बात आखिरी बात, लोगों को लगता है चला आखिरी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हमको बोला है कि 20 मिनट का है, तो कोशिश कीजिए 20 मिनट। अब आप 20 मिनट का है, आप स्लाइड 50 लेकर चढ़ जाओगे, तो भी एक चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि हर स्लाइड में आपको, सोचता हूँ जैसे मेरे को लगता है कि आज मुझे स्पीच देनी है, तो मेरे पास 45 मिनट्स है, तो मुझे ये देखना रहता है कि हर स्लाइड पे मैं कितना रुकूंगा, तो मेरा पूरा कवर होने की कोशिश। टाइमिंग बहुत मायने रखता है। ज्यादा बोलोगे तो भी प्रॉब्लम, कम बोलोगे तो भी प्रॉब्लम, जल्दबाजी करोगे तो भी। हमें प्रैक्टिस करके उस तरीके से विजुलाइज करके हमें अपनी, टाइमिंग का बहुत मायने रखता है। टाइमिंग ध्यान रखना है, कितना टाइम हमें मिला है, हमारे पास है, उसके हिसाब से हमें उस स्पीच को बढ़िया बनाना है। अंडरस्टैंड ऑडियंस, आर दे गेटिंग बोर। हमें जब मैं स्टेज पे बोलता हूँ, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लगना चाहिए कि क्या मेरी स्पीच से लोग बोर तो महसूस नहीं हो रहे। तो अगर बोर महसूस हो रहे, तो आपको कुछ डायलॉग्स लगाने होंगे, कुछ स्टोरी बतानी होगी, या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करना है आपको, ताकि वो बोर महसूस ना हो। ठीक है।
तो अगर आपको लगता है कि आपको लगने लगा कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपकी स्पीच से अगर बोरियत बढ़ती गई, तो धीरे धीरे लोग उठते जाएंगे, और आपको भी वो चीजों का एहसास, सबसे पहले स्पीकर को पता लग जाता है कि मेरी स्पीच में ये लोग बोर महसूस हो रहे हैं, तो कुछ चुटकुला सुना दीजिए, ऐसा कुछ करिए कि जिससे उनका नींद उड़ जावे, या हो सके तो रिक्वायरमेंट हो तो ब्रेक करिए, क्योंकि जनरली 45 मिनट्स या 1 घंटे का स्पीच के बाद थोड़ा सा ऐसा कैपेसिटी कम हो जाता है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक देने से स्पीच, और भी सुनने वाले भी अभी धीरे धीरे ऑडियंस को तैयार, हमारी बातें अलग है, हम लोग तो बहुत दबादब करते हैं, पूरा 8-6 घंटा, 7-7 घंटा, 10-10 घंटा, लेकिन वो लोग तैयार हो जाते हैं, नए लोग थोड़ा सा। तो स्टेज से हमें ध्यान रखना है कि भाई उनको वो किस दिशा में मेरी स्पीच जा रही है, अगर बोरिंग है तो उसको वापस लेके आना है। मेंटेन टेम्पो, हमें टेम्पो को मेंटेन करके रखना है। टेम्पो मतलब एक्साइटमेंट का लेवल गिरने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर मेरे आगे वाले आदमी अगर टेम्पो उठा के गया, तू जाके एकदम ठंडा कर देगा वातावरण को, तो ऐसा नहीं रखना है, हमें टेम्पो को पकड़ के रखना है। उसने जो टेम्पो बनाया है सेमिनार का, उससे एक लेवल ऊपर ही हमें उसको रखना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि टेम्पो गिरने नहीं देना है। टेम्पो का मतलब एक्साइटमेंट, माहौल, एटमोस्फियर गिरने नहीं देना है। दूसरा, प्रिपेयर स्पीच इन एडवांस, आप स्टेज पे जाने से पहले तैयारी करके जाओ। बहुत सारे लोग होते जो स्टेज पे सीधा जाने जाते हैं, जब आप स्टेज पे सीधा जाओगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं आज भी कभी भी स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अगले दिन थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, चाहे कोई भी स्पीच में बार बार दे रहा हूँ, बरसों से दे रहा हूँ, फिर भी एक बार मैं नजर कर लेता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊं, मेरे पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए। और प्रिपरेशन करके जाओगे ना एडवांस में, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं जब ओपनिंग करूंगा तो पहले ये शायरी बोलूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं ये स्टोरी बोलूंगा, फिर ये स्टोरी, यहाँ से मेरी मेन स्पीच होगी, यहाँ मेरा क्लोजिंग होगा, और लास्ट में ये डायलॉग और ये शायरी से मैं वाइंड अप करूंगा। तो ये स्टेज का, इस स्पीच का जो है वो पार्ट्स है, किस तरीके से विजुलाइज करके प्रिपरेशन करके जा सकते हो आप। लर्न टू ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेस, ये सबसे बड़ी कला है, ठीक है। आपको ये सीखना होगा कि मैं किस तरीके से डायलॉग ऐसा बोलूं कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, ठीक है। और उस द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स कि किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, एक बोरियत ऑडियंस को एकदम एक्साइटमेंट वाली चीजों में तब्दील कर देना, इसके लिए आपको सीखना है, कला है ये, कि हमें क्या ऐसा लाइन बोलूं। कटाक्ष में, कई बार हम कटाक्ष में बोलते हैं, तो डायलॉग हम अपने को कहिए टॉइंट मारिए सर, ठीक है, टॉइंट लगाना। तो टॉइंट लगाना इस तरीके से लगाना कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, उसको एक्सेप्ट भी हो, मजा भी आए, और हमारा जो सिखाने का जो एक मैसेज होता है, वो मैसेज भी कन्वे हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज सीखनी है। इसके बाद यूज फैक्ट एंड फिगर, आपको जब भी स्टेज पे हो तो कुछ अपनी स्पीच के अंदर कुछ फिगर भी लेके जाइए। जैसे हमारा इंडस्ट्री 40% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्री के अंदर एफएमसीजी मार्केट सबसे बड़ा है, 2 लाख करोड़ का है, ठीक है। कुछ आंकड़े होने चाहिए। दूसरा, फैक्ट एंड फिगर में हो सके तो करंट, अगर अभी जो चल रहा है, अगर ऐसी कोई बात बोलोगे तो और इफेक्टिव बनती है। करंट सीन क्या चल रहा है, पिछले 1 महीनों में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में कोई बड़ी घटना घटी है, तो उनको अगर उसका जिक्र अगर आप स्पीच में लेके आते हो, तो ये एक अच्छी इंप्रेशन जो है सामने आ जाती है। इन्वॉल्व इन्वॉल्वमेंट बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, पब्लिक को इन्वॉल्व कैसे करें हमारे साथ, तो बीच बीच में उनको क्वेश्चन पूछते रहे। आप सिर्फ स्टेज पे बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, बीच बीच में क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। कि क्या आप, हम लोग पूछते हैं हेलो, बार बार स्टेज से आपने देखा होगा कि जो हमारे अल्पेश सर है, पूरव सर है, विकास सर है, धर्मेश सर है, जो भी लोग स्टेज से बोलते हैं तो बार बार एक सवाल पूछते हैं हेलो, तो आप बोलते हाँ जी, हाँ, यस सर, यस। तो वो देख रहे हैं कि कहीं सो तो नहीं गए, इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो वो कनेक्शन रखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं बीच बीच में। तो कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। और स्टेज परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, कि सब कुछ सीख के जाओ, लेकिन वो गाना है ना, सब कुछ सीखा यारो मैंने, न सीखी होशियारी। तो स्टेज से जब आप जाओगे तो कई फैसले आपको ऑन द स्पॉट ही करने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन अभी सही रहेगा।
कीप द स्क्रीन लेफ्ट साइड। जब भी स्टेज पे बोल रहे हो और अगर स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ से रखना, अगर अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो मेरा माइक राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो स्क्रीन हमेशा लेफ्ट साइड पे रखनी है, याद रखना। इससे दिखाने में आसान रहता है, इससे मेरी बैक साइड नहीं दिखेगी। अब मैं सपोज राइट साइड से, राइट हैंड से मैं माइक पकड़ता हूँ और मेरा स्क्रीन जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये मेरे लिए बहुत ही उल्टा गिरेगा और ऑकवर्डनेस रहेगा, और अप टू द पूरा मीटिंग्स तक मुझे, मेरे लिए ये एक प्रकार का तकलीफजनक हो जाएगा। तो हमें स्क्रीन को लेफ्ट साइड पे रखना है। अगर मैं माइक राइट साइड से पकड़ता हूँ, अपोजिट साइड से हमें स्क्रीन रखना है ताकि वो कंफर्टेबल हो। एंट्री गेट बैक साइड होना चाहिए जब स्टेज सेमिनार करो तो। बैक साइड से इसलिए कि जब स्पीकर बोल रहा है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी लय नहीं टूटती, उसका कनेक्शन नहीं टूटता, उसका मन में विचारों का एक प्रवाह चलता है, उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए कि एंट्री गेट हमेशा पीछे की साइड पे होना चाहिए, और उस तरीके से रखने की को एंट्री करवाइए कि बार बार स्पीकर डिस्टर्ब ना हो, ऐसा आपको दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस, कि जो आप बोलते हो, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ उठ रहे हैं, अभी मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज है। मेरे चेहरे का हाव भाव, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बॉडी लैंग्वेज है। स्टेज के ऊपर आपको बिल्कुल बिहेव ऐसे करना है जैसे मैं आपको अकेले में मिलता हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो सेम क्या मैं स्टेज पे रख सकता हूँ। स्टेज कोई अलग नहीं है। अगर आप स्टेज में भी वही मितेश पटेल है जो अकेले में मिलते हैं, तो वो एक नॉर्मल स्पीच कहलाती है। लेकिन हमारे मन में इतने सारे भाव आ जाते हैं, बाप रे स्टेज का मतलब क्या होगा, इस चक्कर में हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हमें स्टेज पे बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसा मैं हूं। मैं जैसा हूं वहीं स्टेज पे रहूंगा, तो स्पीच नॉर्मल हो जाती है। कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मेरा हाथ ऐसे उठा, जैसे मैं ये कर रहा हूं, तो ये बॉडी लैंग्वेज, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। मेरी आंखें, मेरा मुस्कुराना, मेरा ऐसे, क्या सही बात है? तो ऐसा करके आपके मुंह से अभी यस निकलवाना, आपका, आपको मालूम ही नहीं मैंने क्या पूछा, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किया तो आप भी ऐसा ऐसा कर दिए। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज है, इसको बॉडी लैंग्वेज, जितना फ्री बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे आपकी स्पीच उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है। प्रैक्टिस इन मिरर, आप सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ना आईने के सामने कर सकते हो। स्पीच का अगले दिन आप आईने में रख के, आप ऐसा करके माइक लेके या रिमोट लेके या कोई भी आपके पास चीज हो जिससे लेके आप स्पीच दोगे, तो आपको पता लगेगा आप कैसे दिखते हो एक्चुअली। ठीक है। जब आप ये डायलॉग मारते हो तो आपका चेहरे का हाव भाव कैसा दिखता है। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका मुझे जो नजर आ रहा है कि आप आईने में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। दूसरा एक तरीका है, वीडियो बना के भी कर सकते हो, कि अपनी स्पीच का वीडियो देखो, जो आपने स्पीच दिया है उसको, इसकी स्पीच को देखोगे, आपको बहुत जानने को और सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद के बारे में जानना। ठीक है। ये चीज आपको नायाब बना सकती है, आपको यूनिक पर्सनालिटी बना सकती है जब अपने बारे में आप पता करना शुरू करते हो। आपके वीडियो को आप बार बार देखो, क्या गलती हुई यार, ये गलत हो गया, ये मेरे को नहीं डायलॉग बोलना था, ये यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, वो फलाना ढिमका। ऐसा अपने वीडियोस बनाओ और अपने वीडियो देखो कि मैं कहाँ लूज कर रहा हूँ, कहाँ मैं टाइट हूँ। तो वो चीज ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, मिरर के साथ कर सकते हैं। मास्टर इन स्टोरी, आपको बचपन बचपन से ह्यूमन साइकोलॉजी, हर इंसान को स्टोरियाँ बहुत पसंद है। कोशिश करें कि अपनी स्पीच के अंदर दो चार स्टोरी डाल दे, दो चार स्टोरी डाल देंगे तो आपकी स्पीच बड़ी तड़कती भड़कती धमाकेदार हो जाएगी। स्टोरियां मैसेजेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट रिलेवेंट ही नहीं है, मतलब मेरा स्पीच आज स्पेशल स्टेज का है, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट को टच करूंगा तो मजा नहीं आएगा। मेरा अप टू द एंड लास्ट मोमेंट तक मेरी स्पीच स्टेज पे कैसे बोलते हैं उसके ऊपर रहनी चाहिए। इसके अलावा टॉपिक छूटना ही नहीं चाहिए, मेन टॉपिक भूलना नहीं है। ठीक है। कई बार स्पीकर स्टेज पे जाता है, मुद्दा ही भूल जाता है। भाई तुझे चढ़ाया किस लिए? तू होस्टर है ना, तो होस्टिंग कर, तू स्पीकर नहीं है। होस्टर का काम होस्टिंग करना है, स्पीकर का काम स्पीच करना। अब वो होस्टिंग करने लग जाएगा तो मजा नहीं आएगा। दोनों को अपना अपना काम करना है। तो स्पीच क्या है आपका, ये ध्यान रखना है। मास्टरी, स्टोरी बताने में आपको मास्टोरिया सीख लेनी है। ठीक है।
आपको धीरे ऐसे मोटिवेशनल स्टोरिया, मैसेजेबल स्टोरिया, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हजारों स्टोरिया मोटिवेशनल हमें नॉलेज वाली अच्छी अच्छी मिलती है। तो उसका संग्रह करके रखो अपने दिमाग में, ताकि वो स्टेज पे निकलेगी अपने आप को। इसकी इस स्पीच को अच्छी धारदार बनाती है। प्रेज ऑफ ऑडियंस, याद रखना, हमें ऑडियंस का प्रेज करना है, वखान करवा छे, वखान, प्रेज, कि आप कहाँ, नडियाद वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं, सूरत वाले तो धमाकेदार, मैं जब भी कहीं गया, लेकिन आपकी कुछ बात ही अलग है, आप में जो जोश है सूरत वालों में, नडियाद वालों में, आनंद वालों में, अहमदाबाद वालों में, बड़ौदा वालों, जहां भी जाओ उनकी तारीफ करनी है हमें। ये सीखना होगा कि अपने ऑडियंस की तारीफ कैसे करें। मैंने सुना है बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ जी थे, उन्होंने ये किया, आपको संस्कारी नगरी बोलते हैं, क्या बात है, एक बार संस्कारी नगरी के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो एक अपनापन और एक कनेक्शन बहुत रॉक सॉलिड बैठ जाता है। इसलिए जब भी स्टेज पे जाते हो, ये कला है, सीखनी है कैसे उनमें अपने ऑडियंस का वखान करो। अपने बारे में ज्यादा वखान नहीं करना, अपने बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करनी है हमें। टीम मतलब सामने ऑडियंस है, उनकी तारीफ करनी है। अपनी अपनी तारीफ ज्यादा करोगे तो आपका वैल्यू कम होगा, सामने वाले की तारीफ ज्यादा करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। शायरी, स्टेज पे जाने से पहले कुछ दो चार शायरी होनी चाहिए। शुरू में अच्छी शायरी हो, बीच में एक आध शायरी हो, और लास्ट में एक आध शायरी हो, तो थोड़ा सा और मसाला हो जाता है। इसलिए शायरियों का कलेक्शन रखो, अपनी एक डायरी में बना के रखो, काम में आएगी शायरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड वर्ड्स कलेक्शन एंड डायलॉग्स। हम पिक्चर देखते हैं, किताब देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो अच्छे अच्छे डायलॉग का इस्तेमाल करना है आपको। शुरुआत में थोड़ा सा हंसी मजाक जैसा लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है पता है, ये कलेक्शन होना चाहिए अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे अच्छे डायलॉग्स का। ये बहुत शानदार डायलॉग है यार, मजा आ गया। तो ऐसे स्टेज से अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बनना है शुरुआत में। देखना, अमिताभ बच्चन जब भी बोलता है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो गाली भी दे तो भी अच्छा लगता है। वहां से आप ना एक नंबर के कमीने हो, तो हमें वो लगता है, अच्छा लगता है यार, कमीना, मैं कमीना हूँ, तो हम कमीनापन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब लोग हम लोग कुछ बोलते हैं तो झगड़ा हो जाता है, हम प्यार से बोलते हैं तो भी। तो कहने का स्टाइल भी सीखना है, गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डायलॉग्स हमें सीखना है, पिक्चरों से, मूवी से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, किताबों से, कहीं भी। ये वोकेबलरी आपकी बढ़ाती जानी है। ब्रिंग देम इन द लिसनिंग मोड। कई बार हम स्टेज पे शुरुआत में जाते हैं, लोग इतने चिल्लाते हैं, बातें करते हैं, सुनने के मूड में ही नहीं, बस इतना चिल्ला चिल्ली हो रहा है। तो आप में वो कला होनी चाहिए कि 5 मिनट के अंदर वो लिसनिंग मोड पे आ जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो सभी लोग गुड मॉर्निंग, उनसे उनके मुंह से गुड मॉर्निंग बुलवा लिया, तो वो भूल गए कि हम बातें कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड, हमने एक्साइटमेंट चेक कराया, तो वो धीरे धीरे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वातावरण हो जाता है। तो हमें, जब हम स्टेज पे होते हैं तो उनको लिसनिंग मोड पे कैसे लाए, ये भी आपको सीखना होगा। बार बार अगर वो छूट जाता है तो वापस उनको लिसनिंग मोड में लेके आना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू वॉक ऑन द स्टेज, स्टेज पे कैसे चलना है। बहुत फास्ट भी नहीं चलना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना। कुछ लोग नए नए लोग होते इतना भागते हैं जैसे मैराथन में चले गए हो, भागम भागी कर रखते हैं स्टेज के ऊपर, इधर उधर 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 उधर। ऐसे नहीं करना है, बड़े रिलैक्स के साथ, बड़े इत्मीनान से आपको आराम से चलना है, बड़े आराम से चलना है। ना ना फास्ट चलना है, ना स्लो चलना है, बड़े आराम से इत्मीनान से चलना है। अब हर स्पीकर को ध्यान से देखना कैसे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेजिट इमेजिनेट योर स्पीच। आपको अगले दिन रात को सोचना है कि मैं कल कैसे दिखूंगा, मैं कल क्या डायलॉग मारूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कल धुएं निकाल दूंगा, ऐसी स्पीच करूंगा कि लोग याद रखेंगे कि क्या स्पीच दिया है मैंने। आपको अपनी स्पीच को विजुलाइज करना है, बार बार विजुलाइज करना है, सोचना है कहाँ मैं ओपनिंग में शायरी बोलूंगा, ऐसा तूफान लेके आऊंगा, लास्ट में जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में एंड अप करूंगा, और ये मेरी डायलॉग रहेगी, शायरी मेरी रहेगी, ये मेरा एग्जाम्पल होगा, और ये कहानी मैं बताऊंगा। तो अपनी स्पीच को विजुलाइज करने से और धारदार बनती है स्पीच, याद रखना। आगे बढ़ते, स्पीच ऑफ स्पीड ऑफ स्पीच। अगर जो भी आप बोल रहे हो ना, फास्ट बोलना है, इतना फास्ट मत बोलो कि लोगों को तकलीफ होए, उसको समझ ही नहीं आए कि क्या बोला। इतना स्लो भी मत बोलो कि वो बोरिंग महसूस करने लगे। तो स्पीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमें स्पीड के हिसाब से चलना है। और सबसे बढ़िया तो, जो अगर आप 1 to 1 चल रहे हो, तो सामने वाला फास्ट है, तुम भी फास्ट हो जाओ।
है ना। सामने वाला स्लो है तो तुम स्लो हो जाओ। तो 1 to 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टेज पे अगर है तो हमें हमें इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को समझ आ जाए। एक से एकदम कम पढ़ा लिखा हो, कम बुद्धि वाला हो, तो भी हमारी बात उसको समान तरीके से, बढ़िया तरीके से हमें उसको समझा सके, उसको कम्युनिकेटर बोलते हैं। नहीं सर, मेरे का तो मेरा मेरा पास तो इतना तरीका तजुर्बा है, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, ऐसा ही बोलूंगी, तो वो सही तरीका नहीं है। उनको समझ नहीं आया तुमने क्या बोला ना, उसको समझ नहीं आया ना, मतलब तेरा स्पीच जीरो हो गया। बात समझ लो। तो स्पीड जो है बहुत मायने रखती है, कितना फास्ट कितना स्लो आपको बराबर रखना है। स्टडी बेस्ड स्पीकर स्पीच, आपको अगर मास्टर बनना है स्पीच में, तो जो अच्छे अच्छे स्पीकर है उनको बार बार देखते रहो, उनकी स्पीच सुनते रहो। दुनिया में जो भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने अध्ययन किया है उन लोगों का। अगर मैं अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, तो मुझे सक्सेसफुल पॉलिटिशियन लोगों की केस स्टडी, उनकी जीवनी पढ़नी होगी। अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो जो बेस्ट स्पीकर है उनकी स्पीच को बार बार सुनो। धीरे धीरे उनकी हरकतें, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों का चयन, आप में वो चीजें आने लगेगी। उनका बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, आंख मिलाने का स्टाइल, हाथ मिलाने का स्टाइल आप में आने लगेगा। इसलिए स्पीकर को स्टडी करो। जितने स्पीकर, जो स्पीकर आपको अच्छे, जैसे मुझे संतोष नायर जी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे जिम रॉन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे, मुझे जॉन सी मैक्सवेल बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी मुझे लोग अच्छे लगते हैं, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, अमिताभ बच्चन की बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम सुनो आप उनको कैसे बातचीत करते हैं, है ना। स्टडी बेस्ड स्पीकर स्पीच। इवन यू कैन रीड फ्रॉम द पेज। कोई बात नहीं, आप अगर आपको पहली बार जा रहे हो तो आप लिख के भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगी तो कैसे दिखूंगी, अरे कोई टेंशन ना ले। तू जो पढ़ के बोलेगी ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे बोलेगे ना, उससे प्रॉब्लम है। आप पढ़ के भी बोलो चलेगा, ऐसा डायरेक्ट बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन कंटेंट कितना पावरफुल है और किस तरीके से डिलीवरी कर रहे हो, ये मायने रखता है। आप देख के बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन स्पीक इन लोकल लैंग्वेज। अगर मैं गुजराती हूं, तो मैं गुजराती में बात करूंगा, तो आप गुजराती रहिए, आप मिक्स मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में है तो हिंदी बोलिए। आप कंफर्टेबल, अब अगर आप इंग्लिश, जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है, जिसमें आपको बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ रहा है, आप उसी लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे तो स्पीच अच्छी बनेगी। अब आपको आता ही नहीं है हिंदी और उसको ठोका ठोक कर देंगे तो लोचा हो जाएगा। और जो भी लैंग्वेज में आपको बड़ा महसूस होता है, अच्छा लगता है, उस लैंग्वेज को पकड़ के रखिए। दैट्स इट। ठीक है। सब्जेक्ट रिलेवेंट, ये सब्जेक्ट रिलेवेंट होना चाहिए कि आज मुझे किस मुद्दे पे बुलाया है, वो मुद्दे को छोड़ के दूसरी बातें नहीं करनी। जिस स्पीकर का सबसे बड़ा एक और माइनस पॉइंट है कि वो जो माहौल किस तरीके से है। अब लग्न है तो लग्न के ही गीत चलने चाहिए, वहां पे दूसरे नहीं चलते। हम किसी की मैयत में गए हैं तो वहां सिर्फ भजन ही चलते हैं, वहां दूसरे गीत नहीं चल सकते। तो संगीत क्या है, सुर क्या है, ये समझना है। सब्जेक्ट रिलेवेंट होना चाहिए कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ, अभी अभी मैं पिछले 40 मिनट से जो बोल रहा हूँ, वो सारा बात मेरा स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर ही है, इस मुद्दे से मैं भटक नहीं रहा हूँ। ठीक है। टारगेट ऑफ स्पीच, टारगेट ऑफ स्पीच क्या है, मैं स्पीच क्यों दे रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है उनको हमारे साथ जोड़ना, ऑनबोर्ड करना। दूसरा, हमारे साथ ऑनबोर्ड बने रहे, उनको मोटिवेट करना, उनको रिजल्ट निकलवाना। मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा टारगेट है कि मैं आपको स्टेज के ऊपर कैसे बोलते हैं इसके बारे में बताओ, ये मेरा टारगेट है। तो ऐसी हर स्पीच का एक लक्ष्य होता है कि मैं बोल क्यों रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं आपको क्यों मिलूं, मेरा मकसद क्या है स्पीच का, मीटिंग का, ये मालूम होना चाहिए। ब्रेथिंग, जब स्टेज माइक बिल्कुल नजदीक ले लोगे तो कई बार सांसें जो है आवाज आने लगती है। ऐसे जो आप सांस लेते हो माइक में सुनाई देता है, तो इतना नजदीक भी माइक मत रखो कि आपकी सांसें उसमें सुनाई दे। सांसें सुनाई नहीं देनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, उतने डिस्टेंस पे माइक को रखना है, सांसें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद लास्ट में, स्पीकिंग फ्रॉम फ्रॉम हार्ट। अगर आप दिल से बोलोगे तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी। दिल से बोलना है।
ठीक है, व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, जब खास करके जो आप बोलते हो आपका जीवन है, ठीक है। एक आदमी एक स्टेज से बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही स्टेज से उतरता है नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। वो बहुत नेगेटिव है लेकिन स्टेज पे बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्पीकर और पॉजिटिव व्यक्ति में अंतर है। तो आप जब आपका जीव जो बोल रहे हो वही आपका जीवन है, तो यकीन मानिए आपकी स्पीच एकदम सुपर और धारदार होगी, जानदार होगी, शानदार होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक एक टेम्पो ऊपर होगा, और भाई साहब आप मतलब 10 मिनट में आके बल्लेबाजी करके जाओगे, समा बांध के चले जाओगे। तो स्पीच में जान कब आती है? तो स्पीच में जान तब आती है, शब्दों में वजन तब आता है जब आप उस दर्द से, तकलीफ से गुजरे हो, जो बोल रहे हो वो आपके जीवन से वो चीजें निकली है, तो वो स्पीच और मजबूत, धारदार बनती है। मैंने कहीं से पढ़ के सुना रहा हूं अगर आपको, तो वो अच्छा तो लगेगा लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं होगा। इम्पैक्टफुल वही होगा जो आपने मजदूरी करी होगी, जो आपका जीवन है। मैं वही बोलने लगा हूं जो मैं कर रहा हूं, तो स्पीच और खतरनाक होगी। तो यहीं पे मैंने 39 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, यहीं पे मेरा कुछ जो मैंने स्टेज पे कैसे बोलते हैं इसका डिस्कस किया। तो अभी जो मुद्दे आपको लगे हैं या इसमें से कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये वाली बात बताई, इसको ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले हर बार की तरह ऐसा टॉपिक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक के बारे में इतने पॉइंट हो सकते हैं। और मेरी तो शुरुआत है तो मुझे तो एकदम बढ़िया मिल गया। ऐसा कौन सिखाता है? सच में मॉर्निंग स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार जोरदार तालियां। छोटी छोटी जो बातें थी स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो हमें आज से ही सीखने को मिल गया है। तो हम आगे भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे हम ट्राई करेंगे तो। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। वैसे तो थैंक ये यू बहुत सो मुश्किल मच है, सर। क्योंकि स्टेज की स्पीच स्टेज से ही सिखाए तो और ज्यादा लगता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में बहुत मुश्किल होता है कि आपको वो बातें आप तक पहुंचाए कि किस तरीके से स्टेज पे बोलना है। जनरली ये स्पीच ऐसी है कि प्रैक्टिकल आमने सामने हो तो बेटर इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई किया है। यस सर, बहुत बढ़िया। हमें तो ऐसा सीखने को मिलेगा ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं था। और एक कोई तो सर बोलना? से ही सीखने मिल गया, सर से अभी ही सीखने मिल गया टाइमिंग। जो 39 पॉइंट तो दिखा है ना सर ने अभी, सर तो पूरा दिन भी बोल सकते हैं, पर अभी जो 1 आवर में कंप्लीट किया वो तो अभी ही सीख लिया। थैंक यू सर। चलो धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये तो मेरे काम का तो टॉपिक था। 100% सर, जो भी आपने जो 39 पॉइंट बताए वो डेफिनेटली उसे हमें सिस्टम में लाना पड़ेगा। स्टेज जो पे भी आपको कैसे अच्छा लगा है जाते वो हैं। भी बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट मुझे मेरे लिए नया था, ये मुझे अच्छा लगा, ये भी बता सकते हो। या कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हो। यस सर, यस सर। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब स्टेज पे जाते हैं, अब मैंने पूरा एकदम सोच के जा रहा हूँ कि आज मैं स्टेज से धुआंधार बैटिंग करूंगा। बस अगले आधे घंटे में या 20 मिनट में ऐसी न्यूज आती है कि जो आपके पूरे दिमाग को हिला सकती है, बहुत भारी न्यूज हो सकती है। इतना राइट। भारी, इतना भारी हो सकता है कि आपके दिमाग के संतुलन को खराब करने के लिए काफी है। लेकिन आपको एक अड़ियल की तरह अपने माइंड को कंट्रोल करके जो होगा देखा जाएगा, अब स्टेज से उतरूंगा तब मैं बोलूंगा, तब मैं पूछूंगा हाँ भाई क्या हुआ बताइए, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे बात होगा। अभी मेरा पूरा तैयारी है, ऑडियंस बैठ चुका है, अब मैं स्टेज तक जाऊंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा और सिर्फ स्पीच के ऊपर फोकस करके फिर मैं उतरूंगा, फिर मैं उस मुद्दे को हाथ में लूंगा। क्योंकि अच्छा स्पीकर बनने के लिए कई बार ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा अहमदाबाद में सेमिनार था, एक्सप्रेस हाईवे पे था मैं, मेरे आगे वाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि वो आदमी बाहर मतलब निकला और पूरा उसके बॉयनेट के ऊपर खून खून लगा हुआ था। और आधे घंटे में मतलब मुझे अहमदाबाद पहुंच के मैं लेट हो गया था, तो मुझे अहमदाबाद पहुंचना ही था, तो मतलब दिमाग थोड़ा हिल गया था।
अपनी आंखों से किसी को मरते हुए देखा है, उसके टुकड़े, उसके मांस के लोथड़े उड़े हुए हैं पूरा बॉयनेट के ऊपर, मेरी गाड़ी के ऊपर भी थोड़े खून लगे थे, ठीक है। तो फिर भी मेरे को आधे पौने घंटे बाद मेरी स्पीच है, तो बहुत मुश्किल होता है, जो माइंड वो बार बार चित्र आ जाता है, वो उसका क्या हुआ होगा, वो क्या कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि वो लोग दूसरे लोग पहुंच वहां थे तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हो, जल्दी से आपको भूल के स्टेज के ऊपर अपना काम पे फोकस रखना है। इसके बाद उतर के आपको जो करना है, जो डिस्कस करना है करिए, लेकिन स्पीकर, अगर आप एज ए स्पीकर जा रहे हो तो ये चीजों का ध्यान रखना है। यस, और कोई? जबरदस्त टॉपिक सर निकाला, जबरदस्त टॉपिक। बहुत चलिए। काम की चीज निकली आज। और खास बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज स्टेज पर रखना बहुत जरूरी है। ये आपका हाँ पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। सर एक बॉडी। और भी बात थी, हाँ आपने जो कहा ना कि उन लोगों की तारीफ करो, हम लोगों का क्या है, हम लोग अपने ही प्लस पॉइंट दिखाते हैं, हमारी ही हाँ। तारीफ करते हैं। आज ये सीखना मिल गया कि हाँ, उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए सामने yes. ऑडियंस की। थैंक यू आप सर। उनकी तारीफ करोगे तो आप उनको बहुत अच्छे लगोगे, आप अपनी तारीफ करोगे तो उनको मन में, वो आपको सामने नहीं बोलेंगे आ तो वो अभिमानी छे, आ तो एનું જ પોતાનું ગાગા કરે છે, समझ्या ने? એમ. और एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमें ये जानना है कि किस तरह की ऑडियंस आ रही है, तो हाँ। इसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। अगर यस। young है और हम बूढ़े की तरह उसको ये करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और बूढ़े हैं तो उसको यंग की तरह परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर। दूसरा, जैसे जैसे हमारी ऑडियंस है, हमारे जो बार बार ट्रेनिंग ले चुके हैं, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और चाहे उम्र में बड़े हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेनिंग की आदी है तो एक्साइटमेंट वापस ऊपर होगा। तो ये सब हमें समझना होगा कि ऑडियंस का टेम्पो किधर जा रहा है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, अब जब भी आप स्टोरी बोलो, आप स्पीच बोलो तो उसमें स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी से क्या होता है कि सामने वाला हमको ज्यादा सुनता है। हाँ और स्पीच में भी ज्यादा फास्ट भी ना बोलो कि ज्यादा धीमे भी ना बोलो, नहीं तो क्या, फास्ट फास्ट बोलोगे तो सामने को समझ में ही नहीं आएगा, और धीमे बोलोगे तो बोरिंग जैसा लगेगा। और ऐसा कुछ चुटकुला सुनाओ कि सामने वाले को हंसी भी आ जाए। और दोपहर के टाइम पे क्या नींद आती है तो अपने अल्पेश सर है ना, वो तो इतना हंसाते हैं तो नींद ही उड़ जाती है। वो तो मेरे यस, को बहुत ही पसंद आता है। थैंक यू सर। ये सब हमें सीखना है, धीरे धीरे आपकी मास्टरी आएगी, आप सीखोगे, आप सोचोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई फटाफट अल्पेश जी, टाइम। आप अल्पेश जी है क्या, चले गए? ममता मैम बोलना चाह रहे हैं, बोलो। बहुत ही अच्छा रहा सर आज का सेशन। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है, क्योंकि मैंने एक दो बार स्टेज पे मतलब बोला है, तो कैसे माइक पकड़ना है, कैसे पहले हमें हमारे बारे में बोलना है, और पहले से प्रिपरेशन करके आनी है। ऐसे ही माइक थमा देते हो और वहां पे जाके धक 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 क्या बोले, जो बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हैं, और जो नहीं बोलना है वो पहले बोल देते हैं। तो आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने मिला है, और रोज ही मतलब कुछ ना कुछ नया नया सीखने मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी सर मैं आपको। दूसरा कई बार दूसरा कई बार क्या होता है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो मेरे जो गुरुजी थे, मुझे उन्होंने सिखाया था कि जब तू स्टेज पे जाए तो ये सोचना कि तू ही अकेला होशियार है, बाकी कोई होशियार है ही नहीं, और तू बस ऐसे सोच के स्टेज पे जाएगा तो तेरी स्पीच अच्छी हो जाएगी। तू ये सोच के जाएगा कि सभी होशियार है और मैं अकेला डब्बू हूँ, तो तेरी स्पीच में दम नहीं रहेगी। तुझे उल्टा करना है कि जितने और लोग और बैठे हैं। हाँ और मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि अगर जो चीज से हम निकले हुए हैं उस हाँ और उसे उसी हिसाब से हम अगर बोलेंगे ना, तो हमारी स्पीच में कुछ मतलब वजन रहेगा, और हाँ हम भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। और कुछ हाँ। ऐसे ही कुछ लाइन रेडी करके जाते हैं, उसमें फर्क है। और जो चीज हमने हमारी लाइफ के अंदर हमें जो अचीवमेंट करना है, उसमें जो हम लोग तकलीफ से निकले और बोलेंगे, उसमें फर्क रहता है। वो आप बहुत मेरी अच्छी लगी बात मुझे आपकी। आप मेरी स्टोरी सुनाओगे तो आप मेरी सेल्फ स्टोरी सुनाओगे तो उतनी हिम्मत नहीं पाओगे जितनी मैं, नहीं, क्योंकि उसमें मैं हूँ, हाँ ठीक हाँ। है। तो ये चीज तो असर करेगी। हाँ, और कोई? हाँ, अल्पेश सर जो है ना, हाँ वो बोलते हैं, लेकिन मेरा पहला सेमिनार में हाँ। मुझे आधे होस्टिंग से उतार दिया था।
पहले सेमिनार में जब हम होस्टिंग करते हैं ना, हाँ, तब प्लान 20 तक प्लान आ जाता है कि चलो अब हम प्लानर को बुलाते हैं और अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ऐसा। फिर जो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए बंदा है ना, उसके बाद मुझे स्टेज पे बुलाया ही नहीं गया। फिर मुझे मेरी अपलाइन ने घर पे जाके दूसरे दिन कहा कि तेरा होस्टिंग कल बराबर नहीं था, तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि भाई कोई, मतलब सर ने बहुत अच्छा बोला कि भाई सीख के ही करना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा है, जितनी बार करोगे ना उतनी बार सीखोगे, ऐसा कोई रट के ऊपर नहीं चढ़ सकता। और ये सारी चीजें सही 35 बोला। पॉइंट कोई किताब में नहीं होंगे, सर के एक्सपीरियंस से निकाले है, समझ। हेलो बोलो सर, गुड जी मॉर्निंग मैडम। सर, धारा हाँ पटेल। हाँ जी। मेरे पास अभी ममता मैम ने बोला ना कि कहीं जाते हैं तो ऐसे ही माइक दे देते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे बोला नहीं गया था कि आपको आपकी स्टोरी सुनानी है और आपने जो सीखा है वो बोलना है वहां पे। तो एकदम से माइक दे दिया, मैं तो एकदम से घबरा गई कि माइक क्यों, एकदम तुम मेरे को मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि धारा पटेल आ रहे हैं स्टेज पे। तो मतलब हार्ट बीट तो जैसे मुंह में आ गई थी। होता है, लेकिन ये डर बहुत बड़ा होता है। हाँ सर, लेकिन क्या किया, 5-6 बार सांसें अंदर ली बाहर ली, फिर जाके जो हुआ वो सब रिपीट कर दिया, मन में रिपीट कर लिया, फिर बैटिंग कर दी। अगर आप लेकिन देखो, बोला अगर ना आप वो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, हाँ जब भी सर, आपको बोलने का जितना मौका है। सोचते उतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड तो है। स्टेज पे बोलना भी बहुत, मतलब इसमें भी सीखना तो पड़ता ही है सर। हाँ सही है ममता मैम। देखो, और अगर सर ने आप अभी टॉपिक आप दिया ना रोटी वो बना बहुत रहे हो, अच्छा। अभी आप रोटी बना रहे हो, अगर वो रोटी मुझे सीखनी है तो मुझे 15 दिन लगेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो गोल रोटी नहीं बनेगी मुझसे। तो ऐसा ही है, स्पीच भी ऐसा कुछ कोई बड़ा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, जो चीज से डर लगता है उसको बार बार करोगे तो वो अपने आप मास्टर बन जाओगे। हेलो हाँ सर, जी, जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ पे ड्रेस कोड भी इम्पोर्टेंट रहता है, बताइए। मेन होता है, वही हमारी इम्प्रेशन पड़ जाती है। क्या पहन के है ना वो भी सब लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। बहुत मायने रखता है, ड्रेस कोड आपका बहुत मायने रखता है स्टेज से। वो भी मैंने नोटिस किया है, मैंने भी नोटिस किया है। अगर नवरात्रि में आप जाओ, ड्रेस पहन के गरबा खेलो और आप चनिया चोली पहन के गरबा खेलो, कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही रहता है। हाँ, वैसे ड्रेस, स्टेज पे भी जो कपड़े हम वैसे अगर कोई भी पहन के जाते हैं, और अगर हमने जो स्टेज लेवल के कपड़े पहने हैं तो बोलने में थोड़ी हिम्मत वैसे ही आ जाती है। हाँ। और कोई? हाँ वरना सर आज मुझे एक बात याद आई, 2017 की बात है। एक न्यूज एंकर थी सुप्रीत कौर करके, उसने न्यूज पे खुद के अपने पति की डेथ की खबर सुनाई थी। हाँ, पर उसका कुछ भी, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं। खुद अपने हस्बैंड की डेथ की खबर उसने ऐसे सुनाई जैसे सब सामने वाले को पता भी नहीं चला, और उसने अपना पूरे वो कर दिया। उसी दिन आपको उसके ड्यूटी पति की निभानी डेथ। थी क्योंकि वो वहां पे नौकरी कर रही है, तो उसका जी, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन सर, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत नेता मुश्किल। लोग भाषण, आपको लगता है नेता लोग भाषण करते रहते हैं, भाई साहब आसान नहीं है। 1 घंटे पहले किसी की मैयत में जाना होता है और 1 घंटे पहले किसी की शादी में जाना होता है। शादी में गया तो चेहरा थोड़ा मुस्कुरा रख के रखना पड़ता है, खुशी दिखानी होती है, और मैयत में गया तो दुख महसूस करना पड़ता है। तो हर 20 मिनट में उसको एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर और उस एक्सट्रीम लेवल की मिलती है। उन पे अपने दिमाग को कंट्रोल रखना होता है। शब्दों में फिर भी गलतियां हो जाती है, थोड़ी सी गलती हो गई तो न्यूज वाले भयंकर उसका भरथा बना देते हैं। ठीक है, कई बार हमारी मन में इच्छा नहीं है बोलने की, लेकिन शब्द निकल गया मुंह से, उसका मीडिया वाला फिर बैंड बजा देते हैं। तो स्पीच धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसमें हमें मास्टरी लेके आनी है, और इसका कोई अंत नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का एक्सपीरियंस आपके मुंह से निकलता है तो दिखता है। प्रैक्टिस करना है बस, जब भी मौका मिले। हमारे बिजनेस में आपको ये मौका मिल रहा है तो आप, मैं क्यों अमी बेन, अकेले अमी बेन ही क्यों बोले, धीरे धीरे आप भी आओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए मौका है, आपको मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। अपने सीनियर से बात करके, सर मुझे सिखाओ, आप मुझे होस्टिंग सिखाओ। हर हफ्ते हम एक नया होस्टर बना सकते हैं, हर हफ्ते एक नई होस्टिंग खड़ी कर सकते हैं।
अच्छा मैंने मार्क किया है, जो अच्छा होस्टर है वही कल का स्पीकर है, वही अच्छा प्लानर है, और जो अच्छी होस्टिंग और अच्छी प्लान करने वाला व्यक्ति ही आने वाले कल का मोटिवेशनल ट्रेनर है। ये मेरा आज तक का तजुर्बा रहा है। इसलिए इस डर को तोड़ के मैदान में, ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। काफी टाइम हो चुका है, 8:13 हो चुकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यहीं सो पे मच। थैंक यू वाइंड अप सर। करते हैं। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर।